नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले मेरा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैंने जो वीडियो में जिन कंपनियों के नाम लिए हैं उनमें किसी भी कंपनी को खरीदने या बेचने की मेरी राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय करके ही कोई खरीदने या बेचने का निर्णय लें। और अगर आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है, तो कृपया ये डिस्क्लेमर मेरा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको मेरे प्रयास पसंद आते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कंपनियों के बारे में बात। तो आज जिस कंपनी की बात हम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है वोल्टेम ट्रांसफार्मर। अपनी तरह की एक विशेष कंपनी है और आप ये समझिए कि किसी बिजनेस को कैसे कंजर्वेटिवली चलाया जाता है। अब ये कंजर्वेटिवली चलाने का क्या मतलब है? मतलब आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका बिजनेस या बिजनेस की स्टेबिलिटी या बिजनेस के कैश फ्लो में या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़े। तो उस चीज़ को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव कंपनी कहा जाता है। तो ये जो वोल्टेम ट्रांसफार्मर है इसकी स्थापना 1967 में ललित कुमार पटेल जी ने की। तो ललित कुमार पटेल जी तो इस दुनिया में है नहीं, अब उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो है इस बिज़नेस में आ रही है और बहुत अच्छे से ये संभाल रहे हैं। तो अब ये ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप बिजली के वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, जहाँ से बिजली आती है वहाँ से वो बहुत हाई पावर की, या ऐसे कहें, मैं सब साधारण शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ से बहुत हाई वोल्टेज की बिजली आती है जहाँ से पावर जनरेट हो रही है। लेकिन आपके घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो 440 वोल्ट की होती है। तो वो जो मान लीजिए वहाँ 10,000 वोल्ट की सप्लाई है जहाँ से बिजली जनरेट हुई वहाँ से, और आपके यहाँ 440 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए 10,000 से 400 वोल्ट पे लाने के लिए जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपने और जगह भी देखेंगे, जैसे मोबाइल का जो आपका चार्जर है, तो वो जो मोबाइल का चार्जर जिसको आप पिन करते हैं मेंस में, वहाँ पर जब आप पिन करते हैं तो वो 440 वोल्ट या 220 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, उस 220 वोल्ट की सप्लाई को वो 5, 10, 15, 20 इस तरह की रेंज में ये आपका जो चार्जर है ना वो कन्वर्ट कर देता है। तो चार्जर भी एक छोटा ट्रांसफार्मर है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि वहाँ से भी 440 वोल्ट की आ जाए और घर में भी 440 या 220 वोल्ट की जो सप्लाई आपकी है वो आ जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? हाई पावर पे या हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता क्या होती है? देखिए, उसके एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कम वोल्टेज पे बिजली को ट्रांसमिट करते हैं तो ये एक इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। तो वहाँ से क्या होता है कि उसमें बिजली की जो ताकत है ना वो कम हो जाती है, मतलब बिजली की आप समझ लीजिए क्षति हो जाती है उसमें। तो इसलिए हाई पावर पे या हाई वोल्टेज पे बिजली को दूर से आपके घरों तक पहुँचाने के लिए ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। देखिए, एक ट्रांसफार्मर हुआ पावर ट्रांसफार्मर, एक हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जब हाई वोल्टेज वाले जो ट्रांसफार्मर्स हैं आपके, जो जहाँ से बिजली जनरेट हो रही है वहाँ से आपके शहर तक बिजली, जो एक अपने कहते हैं ना एक बड़ा पावर हाउस है, तो वहाँ तक लाने में जो ट्रांसफार्मर्स काम आते हैं उनको आप पावर ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं। और फिर वो जो बड़ा पावर हाउस होता है उससे जब आपके घर पर आती है बिजली, तो वहाँ पर बीच में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। अब ये दो चीज़ होगी, पावर ट्रांसफार्मर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई ट्रांसफार्मर और एक होता है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। तो ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में ये होता है जब बिजली ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, क्योंकि आपकी जो बिजली है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आपके घर पे आ रही है, तो जब बिजली उस ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है तो वो हीट अप होने लग जाता है। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं कि उसको नेचुरल हवा से, या जो अपन जैसे ठंडक हो जाती है हवा की ठंडक से, उसको ठंडा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या है,
ऑयल काम में ले जाता है, स्पेशल तरीके का ऑयल होता है जिससे कारण वो ठंडा होता है। और जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं वो ड्राई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और वो ट्रांसफार्मर जो है उसमें सिर्फ हवा, जो आपकी आसपास जो हवा चल रही होती है उससे वो ठंडा होता है। तो ये रही बात। अब ये जो कंपनी है ये ऑयल ट्रांसफार्मर भी बनाती है और ये ड्राई ट्रांसफार्मर भी बनाती है, और इसका जो मार्केट शेयर है ना वो करीब 30% है, 35% इसका मार्केट शेयर है ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री में, और मार्केट लीडर है ये। अब ये इनका बिजनेस क्या है, देखिए बिजनेस किस तरीके, मतलब बिजनेस में ये कौन से इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं ना वो एक तो हैं प्राइवेट सेक्टर के और एक है डिस्कॉम के। डिस्कॉम क्या होते हैं, जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आपके शहर में जो सरकारी कंपनियां होती हैं, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे बड़े शहरों में तो आजकल प्राइवेटाइज हो गई पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन छोटे शहरों में ये कंपैरेटिवली, महानगरों के अलावा जो शहर है उनमें जनरली एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है और वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है एक। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको डिस्कॉम बोलते हैं, वो सरकारी कंपनी, आप ये समझ लीजिए। तो सरकारी कंपनियों को भी दो तरह के इनके ग्राहक हैं, जैसे मैंने बताया, एक प्राइवेट सेक्टर और एक सरकारी वाले। तो जो सरकारी वाला होता है ना उसमें दिक्कत क्या होती है, वो पैसे नहीं देते, उनकी हालत वैसे ही ख़राब होती है, क्योंकि आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो बिजली आती है वो सस्ती दरों पर आती है, सब्सिडाइज रेट पर आती है। तो वो इतना खर्चा इनके ऊपर, डिस्कॉम का इतना ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ होता है कि ये जब कोई भी ट्रांसफार्मर वगैरह का ऑर्डर देते हैं और कोई इनको सप्लाई कर देता है तो पैसे लेने में उस कंपनी को जिसने ट्रांसफार्मर सप्लाई किया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती। तो इसलिए इन्होंने, वोल्टेम्प वालों ने ये कह रखा भाई हम तो दूर ही रहेंगे। अब ये कंजर्वेटिव प्रैक्टिस है इनकी कि भाई हम सरकारी ठेके नहीं लेंगे, चाहे ठेके कम मिल जाएं, लेकिन हम ऐसी कंपनियों को, ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ को ठेके देंगे, हम ऐसी प्राइवेट कंपनियों से ठेके लेंगे, मतलब उनके लिए ट्रांसफार्मर बनाएंगे जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हो। अब क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होने का क्या मतलब है, भाई जल्दी पेमेंट मुझे मिल जाए। अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले होंगे तो मैं बढ़िया माल बना के दूंगा और मैं बढ़िया उनसे पैसे लूँगा और बढ़िया सर्विसिंग करूँगा। तो ये कंजर्वेटिव है, ये नहीं बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए इनकी ग्रोथ जो है ना, जो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा कैश उगलने वाली कंपनी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इनका जो मेन रॉ मटेरियल है उसमें इश्यूज आते हैं। ये क्या है कि ये जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी को ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, वो इनको ऑर्डर देती है, तो फिक्स प्राइस ऑर्डर होते हैं कि भाई तुम तो देखो, बात ही है 2 लाख रुपए में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 2 लाख रुपए मुझे ट्रांसफार्मर बना के तुम दे दोगे। अब वो 2 लाख का, वो तो 2 ही लाख का पेमेंट आपको करने वाला है, और अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज होगी तो उसको भुगतना वोल्टेम्प वालों को है। अब इनका रॉ मटेरियल क्या है, तो इनका रॉ मटेरियल है 2 तरह के स्टील है, एक सिलिकॉन स्टील है, एक कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है। अब ये टेक्निकल बातें, बस आप इनमें ये समझ लीजिए कि ये जो स्टील है ना वो हिंदुस्तान में नहीं बनाए जाते, भारत में इनके बहुत ही कम बनाने वाले हैं। तो इसका कारण क्या है कि जो सिलिकॉन स्टील है और जो जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है वो ट्रांसफार्मर में काम आते हैं, कोई और स्टील काम में नहीं आता। देखिए उसका एक इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। तो अगर आप में से किसी ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो या फिजिक्स का एडवांस कोर्स किसी ने किया हो, तो आपको ये बात पता होगी कि जब बिजली ट्रांसफार्मर में जाती है, एंटर होती है, जब मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया, अब उसमें जब बिजली एंटर होती है तो वो क्या करती है, वो उस स्टील को चुंबक में बदल देती है। और जब वो चुंबक में बदलती है, बहुत सरल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, तो चुंबक में जैसे ही वो बदलती है वैसे ही वो बिजली को अपने से अंदर से पास नहीं होने देता। और आपका पर्पस क्या है कि यहाँ से बिजली आए और दूसरी साइड से जाए, तभी तो आपके घर तक पहुँचेगी। तो ये जो ऑर्डिनरी स्टील है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें चुंबकत्व पैदा हो जाता है और इसके कारण से वो जो एनर्जी है या बिजली है उसको आगे नहीं जाने देता। और ये जो 2 तरह के सिलिकॉन स्टील और CRGO स्टील है ना, वो आसानी से बिजली, वो मैग्नेटाइज नहीं होते और वो बिजली को आसानी से अपने थ्रू पास होने देते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि आखिरकार
इस शेयर का या इस कंपनी का भाग्य किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो ये दो रॉ मटेरियल तो स्टील हो गए जिनसे बॉडी बनती है और इनका ट्रांसफार्मर कोर मतलब अंदर का पार्ट बनता है। उसके बाद इसके ऊपर वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में वो कॉपर की होती है। जैसा आप सब जानते हैं, जैसे पंखे की वाइंडिंग होती है, मोटर की वाइंडिंग होती है, तो वैसे ही कॉपर की वाइंडिंग अंदर ट्रांसफार्मर में भी होती है। तो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है तो उसमें ट्रांसफार्मर कॉपर काम आता है। तो कॉपर काम आता है तो कॉपर की प्राइसेस इंटरनेशनली डिसाइड होती है। ऐसे ही इनके जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो सारे वो इंटरनेशनली प्राइस डिटर्मिनेशन वाले हैं, यानी कि इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इंटरनेशनली डिसाइड होती है। लेकिन ये कोई एक्सपोर्ट नहीं करते। अगर एक्सपोर्ट करते कोई सामान का, मतलब इनका जो बिजनेस है ना वो ऑलमोस्ट 100% वो इंडिया के लिए है। ये जितने भी ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं एक्सपोर्ट नहीं करते, इंडिया के लिए ही है। तो कहने की बात ये है कि अगर रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन में इंटरनेशनल मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस में कोई इंक्रीज होता है तो वो इनको बियर करना पड़ता है। तो एक इनका रिस्क ये है। दूसरा बात क्या है कि इन्होंने एक बड़ा जोरदार काम कर रखा है, वो ये है कि इनका, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छे क्रेडिट वर्दी कंपनीज़ को ये ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं, तो पैसा जल्दी आ जाता है। तो जब पैसा जल्दी आ जाता है तो उनको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए उन कंपनीज़ को, तो वो इनसे एक बैंक गारंटी रखवाती हैं कि भाई हमने आपको ऑर्डर दे दिया, आप टाइमली ऑर्डर कंप्लीट करोगे, मतलब वोल्टेम ट्रांसफार्मर टाइमली ऑर्डर कंप्लीट कर देगा और आपके ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए हमें गारंटी चाहिए, जिसको परफॉर्मेंस गारंटी बोलते हैं। तो वो परफॉर्मेंस गारंटी बैंक के थ्रू होती है। अगर ये कंपनी यानी वोल्टेम ट्रांसफार्मर अपने कॉन्ट्रैक्ट में या अपनी परफॉर्मेंस में या उनको जो ट्रांसफार्मर उसने किसी कंपनी को सप्लाई किया उसमें अगर कुछ कमी आती है और उस कमी को वोल्टेम ट्रांसफार्मर वाले समय से दूर नहीं कर पाते, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसने ट्रांसफार्मर लिया वो आपकी बैंक गारंटी को एनकैश कर लेती है। तो हालांकि इनके साथ बहुत अच्छी बात ये है कि इनकी आज तक बैंक गारंटी यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है ना वो कभी इन्वोक नहीं हुई है। यानी कभी किसी ने, इनको ऐसा अवसर आया ही नहीं कि किसी कंपनी को जिनको इन्होंने माल सप्लाई किया उसने ये कहा हो कि भाई आपने टाइम से परफॉर्म नहीं किया और इसलिए हम आपसे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को एनकैश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका है। दूसरी बात, डिफेक्ट्स बहुत कम है इनके प्रोडक्ट्स में। आप देखिए कितनी क्वालिटी कंपनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है, कैश बहुत आता है क्योंकि अच्छी क्लाइंट्स हैं तो कैश बहुत आता है, तो कैश जनरेटिंग कंपनी है, तो इन्होंने ये कर रखा है जो कैश आए ना हम उनको, इन्होंने मैंडेट ले रखा है कि 15% हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी है और बहुत हाई ग्रेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी। म्यूचुअल फंड वाले जो अच्छे कंपनी के जो अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कंजर्वेटिव से ऊपर कंजर्वेटिव है, डिस्कॉम को नहीं देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। और 1967 में बनी है कंपनी, करीब 60 साल कंपनी को हो गए, उसके बावजूद ये जो कंपनी है ना वो अपने क्षेत्र में माहिर है। लेकिन ये नहीं एग्रेसिव ग्रोथ कर दूं, डेट ले लूं और डिस्कॉम को बेच दूं, पैसा आता रहेगा। मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। गुजरात बेस्ड, बड़ौदा बेस्ड कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। और इसलिए कंपनी जो है ना वो बहुत ही ऐसी, इस तरह की जो कंपनी है ना वो बहुत ही कम आपको मिलेंगी जो अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर हो और इस तरह की परफॉर्मेंस रखती हो। अब इसका मार्केट कैप जो है वो 7,000 करोड़ का है, आरओई करीब 24% का। अब इस आरओई में वो जो म्यूचुअल फंड से रिटर्न है ना वो भी शामिल है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कंपनी अपने ऑपरेशन से 24% कमा रही है। तो डेट फ्री है और जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा हाई कैश जनरेटिंग है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 38% है। 2 साल में इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से घटकर 38% आ गई है। और FII 27% होल्ड करते हैं, DII 24% होल्ड करते हैं, रिटेल वाले जो हैं वो 12% होल्ड करते हैं। तो ये जो कंपनी है वो सब तरीके से ठीक नज़र आती है। लेकिन फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी बात पे मत जाइएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख दिए, उस फैक्ट्स पे भी आप विचार कर सकते हैं। बाकी अंतिम निर्णय आप अपने विवेक से लें
खैर, अब दूसरी बात करते हैं। मार्केट में खबर चल रही है कि राजेश एक्सपोर्ट्स में प्रमोटर बाइंग कर रहा है। तो ये आजकल पता नहीं कहीं से ये एक फैशन सा हो गया है कि जहाँ पर प्रमोटर बाइंग करता है ना, तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर ये सोच लेते हैं कि साहब प्रमोटर बाइंग कर रहा है तो कंपनी में कोई फ़ायदा है। और इसीलिए मनीष कोठारी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रमोटर बाई कर रहा है खुद के शेयर्स ओपन मार्केट से, तो कंपनी का शेयर अच्छा है क्या? मतलब उनका पूछने का मतलब ये है। तो शायद मनीष जी जो पूछ रहे हैं ना, वो इसी रेफरेंस में पूछ रहे राजेश एक्सपोर्ट्स की। तो ये जो वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो उस दिन राजेश एक्सपोर्ट का शेयर 13% बढ़ा है और बाज़ार में यही खबर चल रही है कि राजेश एक्सपोर्ट का जो प्रमोटर है ना, वो बाइंग कर रहा है। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रमोटर बाइंग कर रहा है, तो क्या किसी व्यक्ति को जाकर शेयर ले लेने चाहिए? तो मैं आपका इसका सेकंड लेवल आंसर देता हूँ। देखिए, प्रमोटर ने बाइंग जरूर की है, लेकिन किससे बाइंग की है? क्या ओपन मार्केट से बाइंग की है? उसने बाकी दूसरे प्रमोटर जो है ना, उनसे शेयर लिए। यानी दो भाई हैं मान लीजिए, अब दो और एक भाई दूसरे भाई को अपना हिस्सा बेच दे, तो वो जो ट्रांसफर है ना, वो ट्रांसफर हो रहा है। अब वो पब्लिक से थोड़ी लिया आपने। अगर आप पब्लिक से ओपन मार्केट से खरीदते और वहां पर आप ये बताते कि भाई मेरी कंपनी की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, आप स्टेटमेंट देते कि मैं ओपन मार्केट से परचेज करूंगा और जो जितने में देना चाहे ना उतने में दे, मतलब आप जितने बेचना चाहो ना, मैं लेने को तैयार हूं। एक बार धीरू भाई अंबानी का किस्सा है ये। उनके शेयर्स को किसी ने बेचना शुरू किया, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया उनको खरीदने में, और आखिरकार वो जो बेयर कार्टेल था ना, उसको हार माननी पड़ी। तो मैं ये थोड़ी हो रहा है इस राजेश एक्सपोर्ट्स में। क्या हुआ, इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट ने के जो राजेश मेहता साहब है ना, जो इनके सर्वे हैं जिनके नाम से राजेश एक्सपोर्ट्स है, उन्होंने 11.28% शेयर एक्वायर किए। किनसे? अपने दूसरे प्रमोटर से और या रिलेटिव से। अब हमें क्या पता है इनके बीच में आपस में क्या समझौता है। हो सकता है प्रमोटर जो दूसरे वाले प्रमोटर है वो ये कह रहे हो कि देखो ये बात ये है, तुम्हारे शेयर का भाव नीचे जा रहा है, अब हम तो इसको या तो ओपन मार्केट में बेचेंगे। अब अगर आपने ओपन मार्केट में शेयर बेच दिए तो क्या होने वाला है, आपके शेयर का भाव और गिरने वाला है। तो इन्होंने कहा भाई ओपन मार्केट में मत बेचो, तुम तो मुझे दे दो ये शेयर, काय को ओपन मार्केट में बेचते हो। तो 4 जने जो हैं वो उनसे उन्होंने 11.28% स्टेक लिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट में र्यूमर कुछ चलती है, आप बिना सोचे समझे कोई फैसला मत कीजिए। आप बहुत अच्छे से जो है ना पहले, और मान लीजिए कोई शेयर बढ़ भी रहा है ना, मान लो 13% बढ़ गया, बी का जी 15% बढ़ गया। देखिए, ये चीज़ें जो शेयर बाज़ार में पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा रूल है कि आप शांति से बैठे रहें आप और देखें, और उसके बाद जब आपको एक अच्छा सा लेवल समझ में आए तब लें। ये नहीं 13% बढ़ गया तो मैं तुरंत जंप कर लूँ, और वहाँ तो र्यूमर उड़ रही है। किन्होंने बेचा है? विपिन जे मेहता के पास 2.43% थे, उन्होंने अपना स्टेक इनको दे के 0 कर लिया है। ऐसे जयश्री बी मेहता हैं, उनके पास 0.41% था, उन्होंने भी पूरा स्टेक बेच दिया है। महेश जे मेहता हैं, उनके पास 8.41% था, उन्होंने भी बेच दिया है पूरा। और अल्पा एम मेहता, वो 0.29% था, उन्होंने भी बेच दिया, और सारा राजेश एक्सपोर्ट्स के राजेश बी मेहता ने ले लिया है। तो इसलिए अब आप समझ लीजिए, धैर्य से काम लीजिए और समझदारी से प्लीज़ काम लीजिए आप। मनीष कोठारी जी का क्वेश्चन रह गया कि अगर प्रमोटर अपने शेयर्स का बाइंग करता है तो ये क्या अच्छी खबर है क्या? देखिए, हर तरह का प्रमोटर है। जैसे शेयर मार्केट के किसी शेयर के वैल्यूएशन का एक मीट्रिक नहीं हो सकता। मतलब ना तो कई आपको आरओई देखना पड़ता है, कई बार आपको डेट देखना पड़ता है, कई बार कंपनी की ग्रोथ देखनी पड़ती है, कई बार आपको आरओई आरओसी दोनों देखनी पड़ती है, कई बार कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है ना वो बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ता है। तो एक मीट्रिक कभी भी नहीं है, एक
कभी भी इस बात का विश्वास मत कीजिएगा क्योंकि प्रमोटर खरीद रहा है तो वो शेयर का प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार प्रमोटर 2,000 5,000 शेयर खरीदते हैं और वो 2,000 5,000 का जो पैसा ये लगाते हैं ना, उससे पब्लिक में इतना हल्ला हो जाता है कि उसका शेयर का भाव, उसके पास जो बाकी होल्डिंग होती है ना, उसका भाव, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है वो 5,000 6,000 शेयर खरीदने से ही। तो ठीक है, लगा दूंगा 5,000 शेयरों का पैसा लगा दूंगा, उससे मेरे पास जो 30% 32% जो मेरे पास स्टेक है ना, उसकी तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। बहुत तरह की गणित होती है, तो ये बिल्कुल मत करिए आप। घोर मंदी आ जाए और एक कोई एग्रेसिव प्रमोटर हो, वो और आपको उसका बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता हो, उस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता हो घोर मंदी में, और वो छटपटा रहा हो प्रमोटर अपने शेयर खरीदने के लिए, मतलब बार बार खरीदता है वो और बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है, तो वहाँ पर आप जरूर एक बार ये विचार कर सकते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर को इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट में विश्वास है। वरना बहुत बार तो कंपनी के प्रमोटर को खुद को ये अंदाज़ा नहीं होता ये कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है। बहुत इंस्टेंसेस हैं ऐसे। इंडसइंड बैंक जब बहुत छोटा था तो इसके एम्प्लॉयज़ को जितने ईसोप दिए गए, उन लोगों ने सब ने वो शेयर बेच दिए और शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कर्मचारियों को और प्रमोटर को भी कई बार कुछ नहीं पता होता क्यों बेच रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। आपको एक ही रूल है, आप बिजनेस मॉडल समझिए, नीचे आए आप खरीदिए, लेके बैठ जाइए, पैसा बन जाएगा। अब राकेश M 6575 और जैसन बॉन्ड, तो वो फ्लेयर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये राकेश जी और जैसन बॉन्ड जो है ना, एक ही व्यक्ति की 2 आईडीज़ हैं, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। तो राकेश जी बताइएगा कि ये दोनों आईडीज़ आपकी हैं क्या। तो देखिए, फ्लेयर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने पूछा है। पहली चीज़, कंपनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है और बल्कि कैश सरप्लस कंपनी है, और तीनों तरह की रेंज बनाती है। मतलब मास मार्केट के लिए 10-10 15-15 रुपये वाले पेन भी बनाती है, मिड वाले भी बनाती है 25-30-50 रुपये वाले पेन, और 100 रुपये और उससे ऊपर वाले पेन भी बनाती है। हाउज़र पेन, पियरे कार्डिन, ये सारे जो पेन हैं, ये इनके पास इनके ये ब्रांड हैं इनके, और ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए, ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये शायद ऋतिक रोशन को शायद ये ब्रांड एम्बेसडर है, या शायद कौन सा है वो मुझे ध्यान नहीं किन का है, लेकिन एक ब्रांड एम्बेसडर भी फ्लेयर का है। और प्रीमियमाइजेशन पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, वो रिलैक्सो से इसको कनेक्ट कीजिए। रिलैक्सो वाले क्या कर रहे हैं, अभी भी मास मार्केट में घुसे हुए हैं। ये जो मैनेजमेंट है, या वीआईपी वाला अगर आपने वीडियो देखा हो तो वहाँ पर आपको ये बात पता लगेगा, ये प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा है। आप प्रीमियम कैटेगरी को सर्व करेंगे तो आपका जो है कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, सेल भी बड़ी होगी और मार्जिन भी ज़्यादा होगा। और प्रीमियम वाला जो होता है तुरंत पैसे देता है। मास मार्केट वाला तो क्या होगा, लोकल से खरीद लेगा। नहीं तो आपने कभी देखो ट्रेन और बसेस में पेन जो होता है ना, लोकल पेन, वो खूब वो 1 रुपये का एक पेन देते हैं बहुत जगह। तो अगर आप प्रीमियमाइजेशन कर देंगे तो आपकी जेब में जो है ना, आपकी जेब में वो जो टंगा हुआ पेन है ना, वो लोकल नहीं होगा कभी भी। इनका कंपटीशन और फ्लेयर वालों का जो कंपटीशन है, ये सेलो टाइप की कंपनीज से भी है और बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। डाइवर्सिफाई कैसे, जैसे सेलो चला गया ना टिफ़िन में, बॉटल में, तो ऐसे ये भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन, इनका रेवेन्यू स्ट्रीम इम्प्रूव होगा। अब बात ये है कि आपने किस दाम पे लिया। आपने, मुझे पता है, या तो आपने टॉप पे ले लिया। अब वो टॉप पे ले लिया तो वहाँ तक आने में तो देखो टाइम लगेगा। कंपनी की स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी में सेल ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि ये पेन और स्टेशनरी और ये सब चीज़ें, ड्राइंग बॉक्स और वो जो ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो और कंपास और इन सब में तो बहुत मारामारी है, बहुत कंपटीशन है। प्रीमियम इनका है ही। तो जब तक ये सब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी तो कंपनी वहीं खड़ी रहेगी। कंपनी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है जब तक, लेकिन सेल्स ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन से बच के आगे, कंपटीशन से बच के या कंपटीशन को हरा के आगे निकलना
कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। विकी मोहन जी 8041 कहते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और HPCL BPCL IOC। तो ये जो है ना, इनके बारे में बताइए। देखिए विकी मोहन जी, आप या तो मेरे वीडियो पूरे नहीं देख रहे हैं। अगर आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं ना, तो आप जिसका भी वीडियो देखें ना, मेरी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिसका भी वीडियो देखें उसका पूरा देखें। ये खाली बीच का एक जो आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर है ना, अगर आप वो देखेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनेंगे। मैं पूरी कोशिश इस बात की करता हूँ कि मैं आपको उस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझा दूँ आपको सरल तरीके से। और मैं बार बार, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एक जो अभी किनारा कैपिटल वाली मेरी जो वीडियो आई थी उसमें भी मैंने ये कहा कि ये जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनीज है ना, वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो इंडोस्टार कैपिटल का देखा आपने इंडसइंड बैंक का देखा, आपने जो किनारा कैपिटल का देखा, और अब ये चौथा ये जो है ना, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, गांव में वो महिलाएं जो है ना 4-5-10 महिलाएं मिल जाती हैं, फिर वो कोई टोकरी बुनना, कोई सिलाई कढ़ाई करना, कोई छोटे प्रोडक्ट बनाना, तो उस पूरे ग्रुप को ये लोन देते हैं और छोटे छोटे लोन देते हैं। और इनका मॉडल ये है कि जब ये जो इस पर इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा चार्ज कर लूँ, अरे भाई इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा चार्ज कर लो, लेकिन बेचारे नीचे वाले तबके की हालत ही ख़राब है, वो बेचारा माल ही नहीं बना पाएगा या उसका माल ही नहीं बिकेगा, तो फिर आप लोन वापस कैसे लोगे? तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हालांकि उस जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना, वो अभी 1 प्राइस टू बुक पे आ गया है, लेकिन 1 प्राइस टू बुक जो है ना, वो अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी हो, फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो 1 प्राइस टू बुक पे मिल रही हो, तब तो आपको लेने की बात है। लेकिन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में इश्यू यही है कि ये जो लोन जिस तरीके के देते हैं ना, वो माइक्रो फाइनेंस में देते हैं और माइक्रो फाइनेंस की हालत ख़राब है। तो आप ईश्वर से दुआ करें कि बैंकिंग सेक्टर या स्पेशली माइक्रो फाइनेंस की स्थिति सुधरे, तो शेयर का भाव बढ़ जाएगा। बाकी मैं इसमें कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। जहाँ तक आपने बात HPCL BPCL और IOC की बात की है, देखिए पहली बात तो ये हीरे कंपनी है, लेकिन आप अगर शेयर खरीद के बेचने की जुगाड़ करते हो ना इनमें, मतलब आप टॉप पे ले लेते हो और टॉप पे लेने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं ना जब, तो फिर आप इंतज़ार करते हो कि यार अब इसको क्या करूँ। आपको अगर ये कंपनीज़ में कुछ करना भी है ना, मेरी राय कुछ नहीं है करने की, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो पहली बात तो डिविडेंड अच्छा देती है। दूसरी बात क्या है, जब आप इनको लेना तो आप नीचे के लेवल पे लें, जब ये मंदी आने लगे, मंदी आने के जब इनकी बॉटम लगने लगे ना, तब आप इनको लें और ट्रेडिंग बैट की तरह इस्तेमाल करें। मतलब इनकी एक रेंज बनी हुई है, आप चार्ट देखोगे तो आप देख लेना आप। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैट्स नहीं है ये। इन्वेस्टमेंट बैट्स क्या है कि आप इनको लेके लॉन्ग रन में रख के कुछ पैसा कमा लोगे क्या? वो नहीं कमा सकते। कारण क्या है, मैंने आपको एक चेन्नई पेट्रो का क्वेश्चन किन्हीं मेरे दर्शक का था, तो वहाँ पर मैंने बताया था सरकार ने गला घोट रखा है इनका। सरकार जो कहती है ना वैसे इनको करना पड़ता है। फ्री तो है ही नहीं अपने डिसीजन लेने के लिए कि हम किस रेट पे पेट्रोल डीजल बेचेंगे, और सरकार की नीतियों के ऊपर सारा डिपेंडेंट है। तो ऐसी कंपनी को क्या करें? तो ये मैंने आपका क्वेश्चन लिया। फिर जो ऋषि जी हैं, ऋषि जी 4349, वो अडानी पावर और सारे अडानी शेयर्स के बारे में राय जानना चाहते हैं। देखिए मैं आपको ऋषि जी एक मैं बात बताता हूँ, कोई खरीदने बेचने की मेरी राय नहीं है और मैं कोई बायस नहीं हूँ, मैं किसी भी तरीके का, आप जो चाहें करें। बट जहाँ पर राजनीति घुस जाती है ना बिजनेस में, कि जहाँ पर ये नहीं पता होता कि कल को ये कंपनी के ऊपर क्या पता कौन सा आरोप लग जाए, जब कंपनी राजनीति में फंस जाए ना, या कंपनी का भविष्य लोगों की नज़रों में ये हो कि जब तक ये पर्टिकुलर सरकार रहेगी तब तक इनका भविष्य सही रहेगा, तो वहाँ पर उन कंपनीज से आदमी को इन जनरल शेयर बाज़ार में दूर रहना चाहिए।
मैं आपको इसका एक बड़ा पुराना उदाहरण देता हूँ। एक IVRCL करके IVRCL इंफ्रा करके कंपनी हुआ करती थी और आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी। उनके राजनीतिक कनेक्शंस बड़े अच्छे थे। तो वो जो IVRCL के जो प्रमोटर थे ना, वो अचानक से उनका शायद हार्ट अटैक आया या कुछ हुआ, वो डेथ हो गया। वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई क्योंकि जो कनेक्शन थे ना, राजनीतिक कनेक्शन, उन प्रमोटर साहब के थे। तो ऐसी चीज़ में फंसने के क्या फ़ायदा। हाँ, वो पोर्ट भी बना रहे हैं, वो रोड्स भी बना रहे हैं, वो एयरपोर्ट्स में भी हैं, वो पावर में भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, कहाँ कंपनी जाएगी, वो सब ठीक है। अब ये चॉइस की बात है। मैं तो सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आप राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे। राकेश झुनझुनवाला तो 140 करोड़ में एक ही होता है, और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनकी परिस्थिति क्या थी, उनके साथ उनको किसने पैसा दिया किसने पैसा नहीं दिया, वो एक अलग कहानी है। बाकी एक आम आदमी के लिए, आम निवेशक के लिए एक रीजनेबल अच्छी ज़िंदगी गुजारना, 15-20% कमाना शेयर बाज़ार से कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए आप यही करें कि कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें, ईमानदार मैनेजमेंट को लें, है ना, और प्रोडक्ट की उसकी डिमांड हो, लेके नीचे आए लेके बैठ जाएं, ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी। कम से कम ये नहीं है सोने चांदी में तुलोगे तो कम से कम ऐसा भी नहीं होगा कि आपको शेयर बाज़ार में नुकसान होगा। ये मैं इसको बिल्कुल पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। आप तो आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।